Dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you to the online lecture series of subject Programming in C and C Programming Language. We will start unit number 4. Unit name is Array and Structure, and today's topic is topic number 4.1 Array. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to state the need of array, define array, state declaration, initialization and access of array elements. Course outcome that is going to map is CO4. Develop C programs using arrays and structure, and program outcomes that are going to map are PO1, PO4, PO6 and PO7. Prerequisite to this topic is you should know all the data types of C language as well as control structure of C language. Now why we need array? हमें array की ज़रूरत क्यों है? So एक हम सिनेरियो कंसिडर करते हैं जहाँ पे हमको 100 इंटीजर नंबर्स का एवरेज निकालना है. सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? 100 इंटीजर नंबर्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा. सो उसके बाद यूज़र एंटर करेगा वो 100 इंटीजर नंबर्स एंड देन उनका एवरेज निकालना पड़ेगा. तो ये काम करना है हमें, 100 इंटीजर नंबर्स का एवरेज निकालना है. सो ये काम करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है. तो कैसे? पहले ऑप्शन में हम क्या करेंगे? 100 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे, उनका डेटा टाइप लेंगे इंटीजर टाइप, क्योंकि हमको इंटीजर वैल्यूज का एवरेज निकालना है. सो 100 इंटीजर वेरिएबल्स हम डिफाइन करेंगे. उसके बाद उनके लिए हम 100 प्रिंटफ ऑपरेशन देंगे और 100 स्कैनफ ऑपरेशन लिखेंगे. सो 100 प्रिंटफ ऑपरेशन में क्या होगा? एंटर वैल्यू 1, एंटर वैल्यू 2, एंटर वैल्यू 3, इस तरह से. और हर एक प्रिंटफ के लिए हर एक स्कैनफ देंगे, स्कैनफ और उस वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे बाय यूजिंग %d एंड वेरिएबल नेम. तो ऐसे हमको 100 वेरिएबल्स लगेंगे और 100 प्रिंटफ स्टेटमेंट्स और 100 स्कैनफ स्टेटमेंट लगेंगे. तब जाके हमारे 100 वेरिएबल्स स्टोर होंगे. उसके बाद हम उन 100 वेरिएबल्स का एवरेज निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे. तो ये पहला ऑप्शन है हमारे पास. दूसरा ऑप्शन है कि हम एक ही एरे लेंगे, उसके अंदर एक ही एरे का वेरिएबल लेंगे, उस एक ही वेरिएबल के अंदर हम 100 वैल्यू स्टोर करेंगे. उसके बाद प्रिंट करने के लिए एक लूप चलाएंगे, दैट इज 1 to लेके 100 तक. एक फॉर लूप, डू लूप या डू वाइल लूप, जो भी लूप आपको कन्वीनियंट लगे वो लूप चलाएंगे. वो एक स्टेटमेंट होगा लूप का. देन एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लेंगे, वो प्रिंटफ स्टेटमेंट 100 बार लूप में चलेगा. देन फिर से एक स्कैनफ स्टेटमेंट लेंगे और एक लूप लेंगे. तो एंटर जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो वैल्यू 100 बार स्कैन होगी और मेमोरी में जाके स्टोर होगी. तो एक लूप और एक सिर्फ प्रिंटफ और एक स्कैनफ स्टेटमेंट हमें लगेगा. उसके बाद सिर्फ एक स्टेटमेंट लगेगा हमको फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए. तो ऐसा हमारा जो काम है वो सिर्फ 5 या 6 स्टेटमेंट्स में परफॉर्म होने वाला है सेकेंड ऑप्शन में. लेकिन यही काम करने के लिए हमको 200 मीन्स 100 हमको वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, 100 प्रिंटफ स्टेटमेंट, 100 स्कैनफ स्टेटमेंट, उसके बाद 2 या 3 हमको फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए स्टेटमेंट. तो ऐसे हमको 300 से ऊपर या मोर देन 300 हमको स्टेटमेंट लगेंगे पहले ऑप्शन में. तो इससे हमको समझ में आता है कि हमारे पास जो सेकंड सॉल्यूशन है दैट इज कन्वीनियंट सॉल्यूशन. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास इंटीजर वैल्यू स्टोर करने हैं, तो एक ही वेरिएबल में एक ही टाइप के वैल्यू स्टोर कर रहे हैं. मीन्स एक इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं, एरे का वेरिएबल ले रहे हैं, उस एरे के वेरिएबल में हम इंटीजर टाइप की 100 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और उनको एक्सेस कर रहे हैं 1 by 1. स्कैनफ स्टेटमेंट में हम उनको कैसे रीड कर रहे हैं 1 by 1 बाय यूजिंग द इंडेक्स. तो उसका इंडेक्स क्या रहेगा? फ्रॉम 100 वैल्यूज है तो उसका इंडेक्स रहेगा फ्रॉम 0 to लेके 99 तक उसका इंडेक्स रहेगा. वो हम देखने वाले हैं उसका इंडेक्स हम कैसे एक्सेस करेंगे. सो
इस तरह से समझ में आता है कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड काम परफॉर्म करने के लिए हम एरे का यूज कर सकते हैं। अब एरे का डेफिनेशन क्या है? सो एरे इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप। सो हम बोल सकते हैं कि एरे एक टाइप का वेरिएबल है जिसमें हम सेम टाइप के बहुत सारे वैल्यूज या मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू स्टोर 100 इंटीजर्स यू कैन क्रिएट एन एरे फॉर इट। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, 100 इंटीजर हमको स्टोर करना था, तो उसके लिए हम किस तरह से एरे यूज करेंगे? इंटीजर, ये कौन से टाइप के वैल्यू हमारा एरे स्टोर करने वाला है? तो इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करने वाला है। नेम ऑफ द एरे, ए इज द नेम ऑफ द एरे एंड दिस ब्रैकेट्स के अंदर हम उसका साइज लिखेंगे। तो हमें कितने नंबर्स चाहिए थे? 100 नंबर्स चाहिए थे, 100 इंटीजर नंबर चाहिए थे, तो उसके ब्रैकेट जो है स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर हम एरे का साइज लिखेंगे। सो दिस इज डेटा टाइप, नेम ऑफ द एरे एंड साइज ऑफ द एरे। तो इस तरह से हम 100 इंटीजर्स के लिए एरे डिक्लेयर या डिफाइन कर सकते हैं। देन हाउ टू डिक्लेयर एरे? तो सिंटैक्स अभी हमने देखा है, डेटा टाइप, एरे नेम एंड देन एरे साइज। तो फॉर एग्जांपल हमको 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करने हैं, ओके, और मार्क्स हमारे सपोज पॉइंट्स में रहने वाले हैं। तो इस तरह इसके लिए हम एरे कैसे डिफाइन करेंगे? डेटा टाइप है फ्लोट, क्योंकि हम पॉइंट्स में वैल्यूज लेने वाले हैं। एरे का नेम है मार्क, मार्क स्टोर करने वाले हैं हम, इसलिए हमने रिलेवेंट नाम दिया है, मार्क नाम दिया है। और उसका साइज, कितने सब्जेक्ट के मार्क स्टोर करने हैं? 5 सब्जेक्ट के स्टोर करने हैं, इसलिए साइज उसका है 5। तो मेमोरी में हमारा जो एरे है इस तरह से स्टोर होता है। मार्क ऑफ 0, यह है इसका फर्स्ट इंडेक्स। जब भी हमको इसके वैल्यूज रीड करने हैं एरे के, तो हम इंडेक्स का यूज करके वैल्यू को रीड कर सकते हैं और वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो मार्क ऑफ 0, इसमें पहली वैल्यू स्टोर होगी पहले सब्जेक्ट की, मार्क ऑफ 1 दूसरे सब्जेक्ट की वैल्यू, मार्क ऑफ 2 तीसरे सब्जेक्ट की, मार्क ऑफ 3 चौथे सब्जेक्ट की वैल्यू और मार्क ऑफ 4 पांचवें सब्जेक्ट की वैल्यू स्टोर होगी। तो एक चीज हमको माइंड में याद रखना है कि हमेशा एरे का जो इंडेक्स है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 0। तो देखिए, दिस इज द इंडेक्स 0 1 2 3 एंड 4 एंड हमारे एरे का साइज था 5। तो या फिर इस तरह से भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो हियर वी डिक्लेयर्ड एन एरे मार्क ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट टाइप and its size is 5, meaning it can hold 5 floating point values. So this is about declaration of array. Next is memory representation of array. मेमोरी में array कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कैसे स्टोर होता है? तो देखिए, अभी वैल नाम का एरे है अभी, और इस वैल नाम के एरे में हमने टोटल 7 वैल्यूज स्टोर किए हैं फ्रॉम 0 to 6। 0 to 6 मीन्स टोटल देयर आर 7 वैल्यूज। अब देखिए, इसमें पहले वैल ऑफ 0 में हमने 11 वैल्यू स्टोर की है, फर्स्ट लोकेशन पे 11 वैल्यू, सेकेंड पे 12, ऐसा करते करते हम लास्ट लोकेशन पे हमने 77 वैल्यू स्टोर की। अब मेमोरी का एड्रेस कैसे चेंज होगा? तो देखिए, सबसे स्टार्टिंग में 0th एलिमेंट पे हमारे मेमोरी का एड्रेस था 88820, ये हमारे मेमोरी का एड्रेस है। इस एड्रेस पे हमने 11 वैल्यू स्टोर की है मेमोरी में। अब देखिए, कभी कभी इंटीजर टाइप का जो वैल्यू है वो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है और कभी कभी 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है। तो ऐसे हम कंसिडर करेंगे कि दिस इंटीजर एरे वेरिएबल इज टेकिंग 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। ये एरे वेरिएबल 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्युपाई कर रहा है। तो देखिए, पहला एलिमेंट 20 लोकेशन पे स्टोर हुआ है, तो दूसरा एलिमेंट +4 लोकेशन पे स्टोर होगा, क्योंकि पहले ही एलिमेंट के लिए 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लगेगी, दूसरे एलिमेंट के लिए फिर से 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लगेगी, तीसरे एलिमेंट के लिए फिर से हम इस 24 में 4 ऐड करेंगे। तो 28 लोकेशन से लेके वो 31 लोकेशन तक ये सेकेंड एलिमेंट हमारा स्टोर हो जाएगा। तो ऐसा करते करते हमारा लास्ट एलिमेंट 88844 ये लोकेशन पे स्टोर हुआ। ओके, तो इस तरह से हम मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरे को। अगर ये एरे हमारा इंटीजर एरे 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्युपाई करता था, तो यहाँ पे फर्स्ट एड्रेस है 20, सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस रहता है यहाँ पे 22, तो हमको +2 ऐड करते जाना। तो इस तरह से कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में हमारा एरे के वैल्यूज जो है वो स्टोर होते हैं।
So this is how we can represent array in memory. Next is how to access array elements. हम array के elements किस तरह से access कर सकते हैं? By using the indexes, by using the indices. So suppose मुझे पहला element पहले subject के marks access करने हैं, तो मैं किस तरह से access करूँगी? Mark of 0. दूसरे subject के marks मुझे access करने हैं, तो मैं access करूँगी mark of 1. लास्ट सब्जेक्ट के मुझे एक्सेस करने हैं मार्क्स, रीड करने, तो मैं किस तरह रीड करूंगी? मार्क ऑफ 4. तो इस तरह से मुझे पर्टिकुलर नंबर के सब्जेक्ट के जो मार्क है वो मिल जाएंगे. तो इस तरह से हम एरे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं. नाउ हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे. हम एरे को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं? सो एरे को हम इस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसका साइज जो है हम पहले ही दे सकते हैं और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो वैल्यू हमको स्टोर करना है वो वैल्यूज यहाँ पे लिख सकते हैं एंड सेमीकोलन से वो एंड कर सकते हैं और हर एक वैल्यू कॉमा से सेपरेट होगी. ओके, तो इस तरह से हम पहले ही साइज देके और वैल्यूज लिख के इनिशियलाइज कर सकते हैं. दूसरा वे एक है कि हम यहाँ पे साइज नहीं देंगे, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज लिख देंगे कर्ली ब्रेसेस में. तो यहाँ पे साइज नहीं दे रहे हैं हम, फिर भी ये 5 वैल्यूज है, इसलिए हमारे कंपाइलर को समझ में आ जाएगा कि ये मार्क नाम का जो कोई एरे है इसका साइज 5 है, क्योंकि हमने कॉमा से सेपरेट करके 5 वैल्यूज लिखे हैं. ओके, तो ये 2 तरीके हैं जिससे हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं. हमने यहाँ पे स्पेसिफाइज नहीं किया है साइज, लेकिन 5 वैल्यू देने के कारण हमारे कंपाइलर को समझ में आ जाएगा, 5 एलिमेंट्स देने के कारण हमारे कंपाइलर को समझ में आ जाएगा कि इसका साइज जो है 5 है. तो मेमोरी में वो इस तरह से हमारे वैल्यू स्टोर होंगे. मार्क ऑफ 0 पे 19, मार्क ऑफ 1 पे 10, मार्क ऑफ 2 पे 8, मार्क ऑफ 3 पे 17 और मार्क ऑफ 4 पे 9. सो मार्क ऑफ 0 इज इक्वल टू 90, मार्क ऑफ 1 इक्वल टू 10. इस तरह से हमारे वैल्यू स्टोर होंगे. So dear students, let us summarize today's lecture. Today we have studied what is the need of array in C programming, what is the definition of array in C programming, how to declare, initialize and access array elements. I hope you have understood today's lecture. If not understood, then watch the videos frequently. Thank you so much for listening the video. Keep learning and enjoy learning.